हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। कल अपन फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे। अपन ने 3 फंडामेंटल राइट्स देख लिए थे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आज अपन अपना चौथा फंडामेंटल राइट देखेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। यह अपना आर्टिकल 25 से 28 तक डील करता है। तो अपन अपना पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 25। ये क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब जो अपना फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, इसका मतलब क्या होता है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद गॉड इन वॉट एवन वे ही डिज़ायर। इसका मतलब होता है कि अब इंसान गॉड के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहता है, उसके पास ये फ्रीडम है कि उसको जैसा रिलेशन गॉड के साथ रखना है वो रख सकता है। ठीक, उसके बाद जो अपना दूसरा है वर्ड, वो क्या है? राइट टू प्रोफेस। इसका मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजन, बिलीफ एंड ओपनली। मतलब वो अपना रिलीजियस, किस रिलीजियस को फॉलो करता है ये ओपनली बता सकता है। ठीक, उसके बाद अपना है राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो जो रिलीजियस फॉलो करता है उसमें जो रिचुअल्स, सेरेमनीज, वर्शिप जो होती है उसको वो परफॉर्म कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल एंड सेरेमनीज। ठीक, उसके बाद अगला वर्ड है राइट टू प्रोपोगेशन। इसका मतलब होता है कि वो अपना जो रिलीजियन है उसको प्रोपोगेट कर सकता है, लोगों के बीच ट्रांसमिट कर सकता है, लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोपोगेशन डजंट इंक्लूड फोर्स, कन्वेक्शन, ट्रांसमिट ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर। ठीक, उसके बाद जो अपना आर्टिकल 26 है, ये क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियन अफेयर्स। मतलब वो अपने रिलीजियन के जो अफेयर्स हैं उनको मेंटेन कर सकता है। जैसे राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो अपने रिलीजियस के लिए कोई सा भी इंस्टीट्यूट बना सकता है। ठीक, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजियस। उसके खुद के अफेयर्स को मैनेज कर सकता है रिलीजियस के बेसिस पे। ठीक, उसके बाद अपना राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो रिलीजियस के लिए कुछ प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। ठीक, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ। और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक, अब जो ये अपना आर्टिकल 25 है, ये टॉक अबाउट राइट टू इंडिविजुअल, वाइल जो अपना आर्टिकल 26 है ये होल पूरे रिलीजियस के लिए है। ठीक, अब अपन देखते हैं अपना आर्टिकल 26। जो अपना आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो अपन ने इंस्टीट्यूट बनाए हैं रिलीजन के लिए वो टैक्स फ्री होंगे। मतलब उसमें टैक्सेस का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं रहेगा। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजियन। ठीक, अब जो अपना आर्टिकल 26 है ये क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियन इंस्टीट्यूट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब तुम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्शन दे सकते हो अपने रिलीजियन के, पर ये अपने 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। उन अपन कौन कौन से में दे सकते हैं ये देखते हैं अपन। तो जो 4 टाइप के होते हैं, जो पहला है कंप्लीटली मेंटेन बाय स्टेट। इसमें आप कोई से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, मतलब रिलीजियस बेसिस पे कोई से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। ठीक, उसके बाद जो एडमिनिस्टर बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड बाय ट्रस्ट, तो इसमें आप दे सकते हो। ठीक, उसके बाद रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, इसमें पार्शली दे सकते हो तुम। और रिसीविंग एड एंड फ्रॉम स्टेट, इसमें भी पार्शली दे सकते हो। ठीक, अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 और 30 से डील करता है। तो अपना आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव टू राइट टू कंजर्व इट। अब ये बोलता है कि जैसे कोई
कोई पर्सन है उसके पास उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, मतलब वो उस लैंग्वेज को बोलने वाले बहुत कम हैं, या उसकी स्क्रिप्ट ऐसी है जो बहुत बहुत कम मिलती है, तो उनको सबको एक कंजर्व कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। ठीक, उसके बाद इसी का बी पार्ट क्या बोलता है, नो सिटीजन शेल डिनाइड, नो सिटीजन्स कैन डिनाइड एडमिशन इनटू एनी educational institute maintained by the state or receiving aid from state on the ground of only religious race caste and language। इस बेसिस पे तुम उनको डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कौन कौन से बेसिस पे, रिलीजियस, रेस, कास्ट एंड और लैंग्वेज। अब अपना एक ये नोट है, देख लेते हैं अपन। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रैक्टिस टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हाउएवर एससी हेल्ड दैट आर्टिकल 29 इज नॉट रिस्ट्रिक्ट टू माइनॉरिटी ओनली। अब ये जो अपना आर्टिकल 29 है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, सबके लिए, पर एक बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए है। ठीक, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें माइनॉरिटी वर्ड्स कहीं ऐड नहीं है, पर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो बताई गई है बस, पर जो अपनी जो इस टाइम पे जो माइनॉरिटी चलती है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। तो अपना जो आर्टिकल 30 है ये बोलता है राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अब वो उनके चॉइस का इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं। अब आर्टिकल 30 ओनली प्रोटेक्ट गिव टू माइनॉरिटीज़। अब जो माइनॉरिटीज़ नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको अभी बताया कि जो माइनॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, पर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो बस है। अब अपन देखते हैं अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी इसमें क्या, कौन सा अपना आर्टिकल 32 आता है, ये क्या, इसमें क्या बोलता है, कन्फर्म राइट्स टू रेमेडीज़ टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू एग्रीगिव सिटीजन। मतलब ये जो अगर अपना कोई सा किसी का वॉयलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट्स इशू करता है, वो अपने आर्टिकल 32 से करता है। तो आर्टिकल 32 इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रिट्स। मैंने आपको अभी बताया कि अगर अपने का फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट एक रिट्स इशू करेगा। रिट्स क्या होता है, एक डायरेक्शन और एक ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक, अब अपन देख लेते हैं कौन कौन सी रिट्स इशू करता है अपना सुप्रीम कोर्ट। तो अपनी हेबियस कॉर्पस करता है, मैंडमस करता है, प्रोहिबिशन करता है, सर्जरी करता है और क्यू वारंटो करता है। ये सब कहाँ से ली गई, अपन ने ब्रिटेन से लिए। तो अपन एक एक करके सारी देख लेते हैं क्या है। तो अपनी पहली है हेबियस कॉर्पस। इसमें टू हैव द बॉडी, इसमें मतलब जो अगर किसी ने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि तुमको उसको यहाँ पे पेश करना पड़ेगा, और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं क्या लिखा है, द ऑर्डर इज इशू बाय कोर्ट टू पर्सन हु हैज़ डिटेंडेड बाय अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर इट। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि उसके सामने लाना पड़ेगा, और द कोर्ट विल एग्जामाइन द लीगलिटी ऑफ द डिटेंशन ऑफ द डिटेंशन इज इलीगल देन द पर्सन वुड बी फ्री। ठीक, अपन अगला देखते हैं अपना कौन सा है, मेंडमस। मेंडमस क्या बोलता है, इट मीन्स वी कमांड। मतलब इट इज़ अ कमांड इशू बाय अ कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिस आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिस ड्यूटी दैट ही हैज़ फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म। ये बोलता है अगर जो कोई सा पब्लिक ऑफिसर है वो अगर अपनी ड्यूटी करने के लिए मना करता है या फेल हो जाता है ड्यूटी करने के लिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कमांड करता है कि तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद अपना थर्ड है प्रोहिबिशन। ये क्या बोलता है, इट मीन्स टू प्रोहिबिट, नॉट अलाउ समथिंग। इट इशू बाय द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट लो कोर्ट फ्रॉम एक्साइडिंग इट्स जुडिस्डिक्शन। अब ये क्या कहता है कि जो
लोअर कोर्ट है, अगर ये अपनी जुडिस्डिक्शन को क्रॉस करता है, मतलब जो उसके पास जो पावर नहीं है उससे ज़्यादा कुछ काम करता है, तो उसको ये प्रोहिबिट करता है, उसको मना करता है। ठीक, उसके बाद जो अपना चौथा है वो है सरसरी। सरसरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाई और टू बी इन्फॉर्म। इट इज़ इशू बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग इन हायर लोअर कोर्ट और स्क्वेश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। अब ये बोलता है अगर जैसा कोई सा केस पेंडिंग है कौन से लोअर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट इशू करता है कि वो जो केस है वो मेरे पास ट्रांसफ़र करो या फिर उसको कैंसिल कर दो। ठीक, अब जो अपना लास्ट रीड है क्या है, क्यू वारंटो। ये क्या बोलती है कि जैसे कोई सा ऑफिसर है, उसका टेन्योर ख़त्म हो गया फिर भी वो ऑफिस में बैठा है, तो उसको मना करता है, उसको बोलता है कि तुम ये ऑफिस छोड़ दो। ठीक, देखिए लिटरली मीन्स व्हाट अथॉरिटी इट इशूड बाय द कोर्ट टू इनक्वायर द लीगलिटी ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। ठीक, अब जो अपना आर्टिकल 13 देख लेते हैं अपन। आर्टिकल 13 जो है ये कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे पुलिस हो गए, मिलिट्री वाले हो गए, इनका क्या है फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। जैसे देखो पार्लियामेंट इज पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, अदर रिलेटेड टू एजेंसीज। ठीक, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। और इसको आप कोर्ट भी नहीं ले जा सकते हो कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं अपना आर्टिकल 34। ये डील करता है अपना मार्शल लॉ से। अब मार्शल लॉ क्या होता है, अपना मार्शल लॉ होता है मिलिट्री रूल, जिसमें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स को भी अपने हाथों में रखे। तो अपन इसमें देख लेते क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शल लॉ इज इन द फोर्स इन एनी एरिया विथ इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। ये कहीं भी लग सकता है। और अपन अभी मैंने आपको बताया मार्शल लॉ होता है क्या है, इट इज़ डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ इम्प्लीमेंट इन आर्टिकल 34। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट मीन्स military rule. It refers to situation in which civil administration is ruled by military according to their own rule and regulation. मैंने अभी आपको बताया कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रहती है इसको वो अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। ठीक, इट सस्पेंड द गवर्नमेंट। और जो अपना आर्टिकल 34 है इसमें मिलिट्री रूल लग जाता है तो ये गवर्नमेंट वैसे ही सस्पेंड हो जाती है। उसके बाद अपना जो आर्टिकल 35 है ये बोलता है पार्लियामेंट मेक लॉ टू गिव अफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। अब जो अपने जो फंडामेंटल राइट्स अगर इनका कभी वायलेशन होता है, मतलब इन्फोर्स में नहीं आते, तो इनको देख के कुछ लॉ बना सकती है। तो इसको देखते हुए अपनी जो पार्लियामेंट है उसने एक लॉ आर्टिकल 17 के अंदर एक लॉ बनाया है। जैसे अनटचेबिलिटी हो रही थी तो उसको देखते हुए एक लॉ बना दिया है। ठीक, तो इसके आगे अपन कल देखेंगे अपना DPSP। थैंक यू।